दरअसल लोकतंत्र के इस महापर्व को नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए भी महसूस किया क्योंकि 3 से 29 गठबंधन में सहयोगी हो गए, लेकिन पहला मौका इस देश का जनरल रिटायर होने के बाद बीजेपी के साथ शरीक हो गया। देश के गृह सचिव भी पूर्व रिटायर होने के बाद बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुतेरे प्रोफेशनल्स चलते चले गए। इसलिए हर किसी के जहन में है कि दरअसल वो कौन सी नीतियां होंगी जिसके आश्रय ये देश अब खुद को महफूज महसूस कर सकता है। आर.के. सिंह साहब, आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पॉलिसी जो भी बने, लेकिन लोग आज आपके जरिए जानना चाहते हैं वो कौन सा अंतर आने वाला है जिसके जरिए भरोसा जगेगा आंतरिक सुरक्षा को लेकर। आंतरिक सुरक्षा तथा बाहरी सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, दोनों में अंतर होगा नेतृत्व का। इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मजबूत भी हैं। एक जो दृढ़ता चाहिए नेतृत्व में, उसकी कमी थी। एक जो फोकस चाहिए था किसी भी समस्या का समाधान के लिए, और उस फोकस के लिए जो रिसोर्सेज लगाने की आवश्यकता है, वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए और उसको फोकस में करके उस रिजल्ट्स लाने के लिए उसकी आवश्यकता थी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। नक्सलिज्म एक मुख्य हम लोग का सामने समस्या है। अब उससे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसके लिए आवश्यकता ये है कि हम लोग उन क्षेत्रों में रोड्स का नेटवर्क बनावे। उसका एक फेज सैंक्शन हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, सेकंड फेज सैंक्शन नहीं हुआ, वो फोकस लॉस्ट हो गया। क्योंकि जो देश के नेतृत्व में वो जो कमिटमेंट चाहिए थी कि ये एक समस्या है जिसके समाधान के लिए जो करने की जरूरत है वो हम करेंगे, वो नहीं था। इसी तरह से आप आए अपने आतंकवाद की समस्या पर। अब उसकी तारें जुड़ी हुई हैं बाहर से। बहुत सटीक जवाब लोग एक चाहते हैं आपसे। आप होम मिनिस्ट्री में थे जी। होम मिनिस्ट्री डिरेल्ड थी क्या? जी नहीं, जैसे कि हमने कहा आवश्यकता थी रोड नेटवर्क्स बनाने की, उसके लिए पैसे चाहिए थे। एक फेज का हम लोग को मिला, उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट भी कराया स्टेट्स के थ्रू। क्योंकि रोड नहीं होगा तो आपके फोर्सेस पहुंच नहीं पाएंगे, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर आप रोड बनाने के लिए जो सेकेंड फेज के फंड्स थे उसको आप सैंक्शन कर देते तो उसमें और प्रगति होती। इसी तरह से कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नहीं, फोकस नहीं था। फोकस नहीं। हम जरा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे चाहेंगे अनुराग ठाकुर जी एक चीज जानने के लिए। खेल और युवा मामलों के मंत्री जो भी होंगे, नजरें आप पर भी टिकी हुई हैं, लेकिन एक भटकाव है जो फोकस नहीं है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसमें आपको फोकस नजर आ रही है कि ये सरकार वेल फोकस्ड होगी? मुझे लगता है देश के पास सबसे बड़ी ताकत है तो युवा शक्ति है, और राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति अगर हम इसको देखें तो आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न उठाया ड्रग्स का। युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। खेलों को, खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर और शहरों पर अच्छी खेलों की सुविधाएं हो। दूसरा, टैलेंट हंट प्रोग्राम चले। आप उनको यंग एज में आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पूरी ताकत लगा दें जो देश के लिए मेडल जीत कर ला सके। हमारा टारगेट होना चाहिए 20 मेडल इन 2020 मेडल्स इन 2020 ओलंपिक्स। जब तक हम एक एम लेकर नहीं चलेंगे, लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे पास आधारभूत ढांचा बना पड़ा। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ खेल में हमने खर्च किए, उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे? आपके पास कोचेस की कमी है जी। आप कॉर्पोरेट हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप ये सब करते हो और उनको थोड़ी रियायत भी देते हो कॉर्पोरेट्स को, और इन्वेस्टमेंट इसमें करवाते हो, आपकी युवा शक्ति आपके लिए मेडल जीत कर ला सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है। आप वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, इनके लिए करिए। आपको टैक्स में थोड़ी रियायत देनी पड़ती, दीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, खेलों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा। की राय जो निकल कर आ रही है, हमको लगता है और सांसदों से पूछना चाहिए। वेल फोकस्ड नरेंद्र मोदी शुरू से एक प्रोजेक्ट की तरह इस पूरे चुनाव को लेकर चले, इसीलिए शुरुआत में ही मिशन 272 बनाया। पर एक फर्क है, और वो सवाल मैं बाबुल सुप्रियो से पूछना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात बंगाल नहीं है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर बहुत निशाने डाले हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे में जो फोकस की बात हो रही है, जो मिशन की बात हो रही है, वो सपना ठीक है, लेकिन करना तो आपको राज्य सरकार की मदद से पड़ेगा। जब राज्य सरकार आपके पक्ष में ही ना हो बल्कि आपके खिलाफ खड़ी हो, तब कैसे हो पाएगा ये मिशन पूरा? देखिए, ममता जी की फोरसाइट की कमी है कि उन्होंने
जो पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी को लेके जो लोगों ने सपने देखे हैं उनको उन्होंने स्वीकारा नहीं. शी डिड नॉट हैव द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट दैट. आई थिंक जयललिता जी took a very good stand. India is a multi-party system, so the existence of a state government with a different party and the central having a different party will always be there. The question is whether you are going to fight for the sake of fight. आप विरोधिता करेंगे विरोधिता करने के लिए, या you want to work together for the welfare of the people. Now, तो आपको क्या लग रहा है, मिलके काम करेंगे कि लड़ेंगे? गुजरात में अगर कोई भी साइंस के तौर पे अगर आप देखें तो टेस्ट ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट की जाती है. जब वो सक्सेसफुल होता है फिर उसके पेटेंट ली जाती है और फिर पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाता है. गुजरात इज अ सक्सेसफुल टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड देयरफॉर द एंटायर इंडिया शुड फॉलो इट. बाबुल एक जवाब दीजिए. दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सिंगूर में टाटा को नहीं लगने दिया गया, ममता बनर्जी सत्ता में. इट इज डेफिनेटली टाटा को गुजरात ले गए, वो दिल्ली में आ गए. नहीं देखिए, दोनों मॉडल इस देश को चाहिए. नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि व्हेन यू रियली वांट समथिंग द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स इन अ फेवर. मोदी जी का इस वक्त आना जो है ना, शाहरुख खान का डायलॉग बता. नहीं, वो शाहरुख खान की नहीं है, ये पॉल कोएलो की डायलॉग है, अल्केमिस्ट किताब में वो है. तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप अगर देखें अलायंस पॉलिटिक्स ने भारत की बहुत नुकसान पहुंचाई है. आज नरेंद्र मोदी जी का आना इस तरीके का बहुमत लेके अलायंस पॉलिटिक्स को खत्म करना है, विच इज इट इज द एंड ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ नरेंद्र मोदी. वो हमारे कैप्टन है. हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलिसीज की बात कर सकते हैं, बट आई वुड से जैसे अनुराग जी ने खेल के बारे में कही है, तो एक अगर मैं इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, ही इज अ कैप्टन. जब हमें जो ओवर में बॉलिंग करने के लिए दिया जाएगा, भले वो ओपनिंग ओवर हो, लास्ट ओवर हो, मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग बैट्समैन हो, इफ वी कीप ऑन डूइंग दैट इज द मैन विद विजन. And if we follow that, I think what he said, he's confident of the result. Yes, हिंदुस्तान के नक्शे पर एक जगह चतरा है. Absolutely, that's what I wanted to say. And one last thing, for the sake of the entertainers, हमारे पास समय की थोड़ी लिमिटेशन है. सवाल यहाँ entertainers को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा. चतरा से आते हैं, हम सिर्फ गाना गाने के लिए जगह पे नहीं पहुंचते. बस सीरियस टॉक. एमपी बनने का चतरा जाइएगा. हम एक मिनट, हम एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं. चतरा की जो स्थिति है, इस देश के मानचित्र पर चतरा एक ऐसी जगह है जहां पे माना जाता है पैरेलल गवर्नमेंट माओवादियों की चलती है. उस इलाके में जाके कदम रखिए, स्थिति बिगड़ी हुई है. सवाल यह है कि कौन सा मॉडल होगा जो मॉडल इस देश के भीतर सबको विकास के पटल पे ले आएगा, या फिर आपको लगता है कई मॉडल अपनाने होंगे? सुनील कुमार. मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कहा पैरेलल गवर्नमेंट चलता है, ये बात कुछ हद तक सही है और इसका कारण हमको समझना होगा. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी अवसर और संभावनाओं की कमी होगी तो असंतोष का जन्म होता है. इसलिए हमें फोकस करना होगा कि सबसे ज्यादा अवसर हमें कौन सा क्षेत्र उपलब्ध कराता है. और इस दृष्टि से हम जब विचार करेंगे तो हमको कृषि की ओर जाना होगा. और हम लोगों ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा भी है, आज गरीबों की चर्चा हुई, गरीबी की, तो हमको सबसे पहली योजना जो लागू करनी होगी वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना लागू करनी होगी. और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बात अभी आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था कि केंद्र और राज्य के अलग अलग क्षेत्र हैं. हाँ, ये बात सही है, लेकिन नीतिगत फैसला करने का अधिकार संसद को है. मैं एक छोटा उदाहरण अटल जी की सरकार का देना चाहूंगा. उस सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की और आज भारत के सभी गांव, कुछ राज्यों में प्रगति उसकी कम होगी लेकिन प्रगति का दर है. तो इसलिए पहली बात तो सिंचाई नहीं, पर चौधरी बाबूलाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हर किसी को याद रही, मैं जानना ये चाहता हूं. सवाल और मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि गरीबी रेखा, ये जो प्रश्न है, हमको गरीबी रेखा का निर्धारण करना होगा. आज जो ये मतभेद बना हुआ है जी, कि गरीबी हमें तो लगता है सुनील कुमार, आपने उत्तर प्रदेश में सोशल इंडेक्स, चौधरी बाबूलाल जी, बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया. चर्चा हो रही थी कि अलायंस पॉलिटिक्स इसके साथ एंड हो रही. क्या आपको लगता है मंडल के दौर के बाद जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू हुआ वो इस वर्डिक्ट के बाद, इस मैंडेट का खत्म हो जाएगा, या सिर्फ एक चुनाव की बात थी? ऐसा कुछ नहीं है. आज मोदी जी के प्रति पूरे देश का सम्मान वोट के रूप में जनता ने किया है. ये जिस तरीका से सब पूरे समाज ने, सब वर्ग के लोगों ने मोदी जी को विश्वास दिया है, उसके जिस दल के नेता की नीयत साफ होती है, निश्चित तौर पर उसकी
पूरा देश उसकी तरफ देखता है। आज मोदी जी को आप अभी कह रहे देखकर भावुक हो गए। जिस दल के नेता की गरीबों के प्रति, जनता के प्रति लगाव होता है, उनकी स्थिति ऐसी हुआ करती है। बहुत पहले हमने देखे थे, जब हम लोग छोटे थे, चौधरी चरण सिंह जी अपने भाषण में भावुक हो जाया करते थे और आंसू आ जाया करते थे। आज वही पोजीशन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। गरीबों के प्रति लगाव है उनका, किसानों के प्रति लगाव है, और इसी तरीका से उन लोगों ने जो उनके अंदर से जो आंसू निकले वो वास्तव में जनता के प्रति उनका लगाव है। राहुल, इनके ठीक उल्टी साइड में देखिए, रांची से आते हैं राम टहल जी। माइक आपके पास होगा, आप जरा उस माइक को उठाएं। आपका अनुभव क्या कहता है? आप जिस राजनीति को देखते आए, झारखंड जैसा क्षेत्र जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर पहचान बनी कि उसने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को पार्लियामेंट के बीच पीवी नरसिम्हा राव ने खरीद लिया। उसके बाद पहचान बनी बीजेपी कभी साथ, कभी कांग्रेस साथ, ये सारी चीज देखी गई है। झारखंड प्रयोग नायाब रहा है, एक निर्दलीय विधायक वहां पर मुख्यमंत्री हो जाता है। इस राजनीति में यह देश फंसा हुआ है। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि निर्दलीय मुख्यमंत्री बनता है और झारखंड को किस तरह से लूटने के लोग काम करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास हुआ है और जिस तरह की भाषणों की बात हो रही है, जो चिंताओं उन्होंने देश के लिए किया है, तो मेरा अनुभव है कि आदमी ईमानदारी से और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम हल का समाधान हो सकता है, और इसकी ज़रूरत थी। और इसीलिए आज भाई नरेंद्र मोदी पर पूरा देश विश्वास किया है और हर क्षेत्र में विकास होगा। गरीबों के, हर समाज के लोगों का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो इच्छा शक्ति जिसको है, जो गुजरात का मॉडल बार बार कही जाती है, तो आखिर उन्होंने इच्छा शक्ति से करके दिखाया है, इसलिए सारे देश को लोगों को सतीश कुमार जी, ये बताइए क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आप सभी को मौका देंगे भी, या आपको लगता है कि हाँ में हाँ मिलाने का रोल आपका रहेगा, करने का काम औरों का रहेगा, बीजेपी की नई हाईकमांड का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लोगों को, युवाओं को बहुत अपेक्षा है और उन्हें जो करा है, आपने गुजरात में देखा, वो किया है, और उसी अपेक्षा से लोगों ने उनको वोट दिया है और उसी अपेक्षा पे वो खरे उतरेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि जब तक विकास अंत्योदय तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने वो जिक्र किया अपने भाषण में, और वो आपने देखा कि उसी विकास से, वही विकास कहते हैं जब अंत्योदय, लास्ट का गरीब जो गांव में रह रहा है, सबसे बड़ा गरीब, जो छोटा सा गरीब है, उस तक जिस दिन विकास पहुंच जाएगा उसी दिन देश विकासशील होता चला जाएगा। माधव जी, ये बताइए कि अगर एक चीज आप नरेंद्र मोदी से करवाना चाहें या चाहें वो करे तो क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं विकास का बात करता हूं। विकास तो बहुत बड़ा इशू है जी, एक चीज बताइए उसमें। क्योंकि उन्होंने जिस तरह पिछले साल मैंने 11वां दिन गुजरात में रहा और जिस मॉडल पर उन्होंने काम किया गुजरात में, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जितना प्रांत है उसी मॉडल को हर राज्य में स्थापित कर दे तो भारतवर्ष एकदम पूरी संपन्न हो जाएगा, हर प्रांत संपन्न हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र कुमार राय, मैं आपसे अगली पीढ़ी को यहां पर जोड़ लेते हैं। निषाद जी के बेटे चुनाव लड़ते हैं, मुजफ्फरपुर से जीतते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के जहन से मुजफ्फरपुर किसी को याद आ सकता है? निषाद जी, पीढ़ियां बदल गई, देश नहीं बदला, ऐसा क्यों? सर, जहां से हम आते हैं वो लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार मुजफ्फरपुर से लोग चांद तक चले गए, हम अभी भी चचरी के पुल पे चल रहे हैं। और इस बार देश जो है नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। एक शेर है, सॉरी भूल गया, आप याद कीजिए, फिर वहां से घूम के आए क्या? शेर तो है नरेंद्र मोदी, वो दूसरा वाला शेर है। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने सही कहा है। एक शेर है वो नरेंद्र मोदी जी है, बस इस पे ताली हो जाए। वो जो कौन सा शेर है वो भूल गए। मेरी कोशिश को सराहो कि मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आज देश जो है एक नए उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है और हम लोग सभी सांसद यहाँ हैं, मिलजुल के काम करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। रविंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात के जो सपने हैं, जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दिखाए, जो लोगों ने पसंद भी किए, वही वाला मॉडल, वही वाले सपने बाकी जगहों पे पूरे हो पाएंगे? देखिए, ये देश विविधताओं का देश है और अलग अलग इस देश के जो क्षेत्र हैं उसकी अपनी विशेषता है। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आज महसूस किया हूं, मैं कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूं 20 सालों तक,
इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक सिस्टम से भविष्य बन सकेगा इस देश के गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, इस पर से विश्वास टूट गया था। उस विश्वास को आप कह रहे हैं अभी तक लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र की व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पद्धति में देश की समस्या का समाधान होगा, इस पर सवाल उठा था। मैं आपको बताऊं, गांव में मैं जाता था, लोग यही कहते थे अब वोट नहीं देंगे, वोट दे करके हम लोग फंस रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आशा जो नरेंद्र मोदी ने जगाया है, एक बड़ी बात कह दी है आपने, एक बड़ी बात कह दी। एक मिनट हम जरा जवाब दें, एक मिनट हम चीजों को जोड़ रहे हैं, जरा जोड़ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज इस देश में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास इस देश के लोगों का हो, इसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि वाजपेयी जी आप बहुत पढ़ते हो, आपको आपातकाल का वो ध्यान होगा जब श्रीमती गांधी को उनके एक हिंदी के शिक्षक ने पत्र लिखा था, क्योंकि आप पढ़ते हो। उन्होंने कहा था कि हिंदू सरकार है लेकिन इकबाल नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन देश के लोगों के सामने इकबाल है। जी। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, जिस बात पर इतनी बहस कर रही है, आपने भी कहा कि भरोसा कैसे होगा, नियत पर शक करने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जब कोई, मैं गांव का आदमी हूं, बुंदेलखंड से आया हूं, 4था लोकसभा क्षेत्र है, नक्सलवाद की भी बहुत बात हुई, समय हुई तो उस पर भी बहस करेंगे कभी। मुझे लगता है कि विकास का पैमाना है सड़क, जो दीनदयाल जी ने कहा था, और आदमी के जो रीढ़ की हड्डी का महत्व है वो सड़क का महत्व है, और शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, एकमात्र अब मोदी जी हैं जो देश के नौजवान को कह रहे हैं कि सरकार भर से नहीं होगा, आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सांसद जब इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि सारी बात नरेंद्र मोदी पर जाकर टिकी है। एक आखिरी कमेंट गुजरात के ही एमपी नवसारी के सीआर पाटिल साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, ऐसा कौन सा जादू है नरेंद्र मोदी में जिसपे देश अब भरोसा कर ले, जो 60 वर्ष में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा? बोलिए। सिर्फ बीजेपी के सांसदों की बात नहीं है, पूरा देश नरेंद्र मोदी के पास, उसके ऊपर विश्वास भी करता है, उनके पास अपेक्षा भी करता है, और पूरे देश की अपेक्षा पूर्ण करने की ताकत और ऐसे ताकत रखने वाला पहला प्रधानमंत्री आज देश को मिला है, जो इतने सालों तक जो निर्णय नहीं कर रहे थे कांग्रेस के समय में, इसी की वजह से देश पीछे रह गया है। इतनी अब करने दीजिए काम। अब हम लोग इंतजार दिल्ली में कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के दिल्ली आने वाले हैं, वाइब्रेंट गुजरात आ गए हैं, अभी देश को वाइब्रेंट होना है। दिल्ली बिल्कुल आ गए हैं, और जो सबकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी करने की, इसलिए अब बात बोलने से नहीं होगी, देश में पॉलिसी आप ही लोग को बनानी है। कुछ ही दिनों के बाद आप ही सब लोग बैठेंगे, हम यहाँ पर प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, तमाम सांसदों को बोलने का मौका जरूर मिलेगा। पर प्रसून जी, वायदे खूब हुए, एक मिड टर्म रिव्यू होगा। देखिए कौन शुरू से? अच्छा बताइए जी, एक माइक जरूर बोलिए सर। भाई जिन्होंने नहीं बोला उन्हें जो नहीं बोल पाए बोलिए, जिन्होंने नहीं बोला, पलामू से आए हैं वो, उनको दीजिए माइक, लीजिए। जी बोलिए। पलामू की जो स्थिति है देश के भीतर हर कोई जानता है, आप क्या सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करेंगे? नहीं आप बोलिए आप। धन्यवाद आपको। बोलिए। पलामू क्षेत्र कृषि पर आधारित है, जहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बोलिए। जहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ 1100 मिलीमीटर वर्षा का पानी मिलना चाहिए, वहाँ 300 से 400 मिलीमीटर वर्षा का पानी मिलता है। 1967 का अकाल यदि आपको याद होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मैप पर उभरा था, जिसमें प्रधानमंत्री भी पलामू गए थे। इतना ही नहीं, 2 और प्रधानमंत्री पलामू गए थे, और वो भी अकाल को देखने के लिए, इंदिरा गांधी जी और नरसिम्हा राव जी। तो पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के 100 जिलों में से नहीं, ये तो देखिए हर कोई जानता है, पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा बन गया है इलाका इस देश में। हर कोई जानता है। जस्ट लिसन टू मी। हमें प्रोग्राम तो खत्म करना होगा ना, पार्लियामेंट में भी आप हमारे साथ भोज कीजिए, चर्चा चलती रहेगी। एक मिड टर्म रिव्यू के लिए प्रसून जी, एक मिड टर्म रिव्यू के लिए महापंचायत दोबारा बुलाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी, एक बात, जस्ट मिनट प्लीज। नरेंद्र भाई मोदी जी जब पलामू गए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कन्हर जलाशय योजना का जिक्र किया था। उन्होंने पूछा था कि इस क्षेत्र की जनता को की सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या है,
मैंने बताया था सिंचाई प्राथमिकता है और एक जलाशय योजना, कन्हर जलाशय योजना को यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस देश की मैनिफेस्टो में हर कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। कमेंट कर दिया, हम खत्म कर देंगे। देखिए टाइम बिल्कुल हो गया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सारा इस महापंचायत में जिस बात की बहुत जरूरत मैं महसूस कर रहा था कि आज राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो नेतृत्व आगे उभर कर आया है, पिछले 15-20 वर्षों में राजनीतिक नेतृत्व पर जनता का विश्वास जो है वो समाप्त हो गया है। आज जनता ने इतनी भारी, जो हमको भारतीय जनता पार्टी को जो इतनी भारी सीटें दी है, उसका मुख्य कारण ये है कि विश्वसनीयता नेता पर जो है वो हम इसी बात पे खत्म कर रहे हैं। इस देश में वो नरेंद्र मोदी जी पर जो है वो विश्वसनीयता, भरोसा उठा, राजनेताओं से भरोसा उठा, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जितनी बड़ी तादाद में इस देश में वोटिंग हुई है, उसने एक साख कम से कम इस लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति की जमा दी है। महापंचायत हम इस मोड़ पर आकर खत्म कर रहे हैं कि इतनी उम्मीद, इतने बड़े बड़े सपने, बहुत भरोसा और इन सब के बीच कांटों का ताज। प्रसून जी, बातें खूब हुई, अब चैलेंज है उन बातों को हकीकत में बदलने का। एक और महापंचायत हम बुलाएंगे विद मिड टर्म रिव्यू के लिए, ताकि जो बड़े बड़े वायदे आपने जनता से किए, देश से किए, वो पूरे कर भी पा रहे हैं या बातों में ही छूट गए। तय आप ही लोग को करना है पार्लियामेंट में। महापंचायत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ लगातार बने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। बहुत बहुत शुक्रिया।